अस्सलाम वालेकुम। सबाहत बुखारी आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने साथ साथ अपनी फ़ैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी वीडियोस को आप लोग पसंद कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात अगर आपको नागवार गुजरती है तो मैं उसके लिए आपसे बहुत बहुत माज़रत चाहती हूँ। आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ एक शख्सियत के बारे में है। देखती आँखों सुनते कानों को तारिक अज़ीज़ का सलाम पहुँचे। जी हाँ, तारिक अज़ीज़ साहब, नीलाम घर। हाल ही में हमारे जो लेजेंड हैं, कॉम्पेयर, सियासतदान, राइटर, फिल्म एक्टर, रेडियो से उनका ताल्लुक़ रहा, बहुत ही लिटरेरी एक शख्सियत, वो इस दुनिया से चले गए और उनका इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नीलाम घर 1974 में एक गेम शो के तौर पर सामने आया और तारिक अज़ीज़ साहब जो थे वो इस शो के बानी थे, जिसका नाम फिर बाद में तारिक अज़ीज़ शो रख दिया गया। 1936 में तारिक अज़ीज़ साहब जलंधर में इंडिया में पैदा हुए और जिन फिल्म्स में उन्होंने काम किया उनमें से बहुत सारी बड़ी मशहूर फिल्म्स हैं। इंसानियत, सालगिरह, हथियार, लहजा बाकमाल था, शख्सियत बेमिसाल, बात करने का सलीका जो उनके पास मौजूद था वो बहुत कम लोगों के पास होता है। एक एक लफ्ज़ मोती की तरह पिरोया हुआ, बहुत ही निखरा हुआ, साफ शफाफ उर्दू। ऐसे इंसान सदियों में कभी पैदा हुआ करते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तारिक अज़ीज़ साहब का एक अपना ही कमाल था। एक उनकी शख्सियत जो थी वो बड़ी अलग किस्म की शख्सियत थी। और फिर नीलाम घर से जो उनको मकबूलियत मिली, जो उनको शोहरत मिली, वो कम लोगों के हिस्से में आया करती है। बहरहाल जी, वो बेशक हम सब के लिए एक उस्ताद का दर्जा रखते हैं और क्योंकि ऐसे लोग दुनिया से जाकर भी ज़िंदा रहा करते हैं। मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैंने तारिक अज़ीज़ साहब के साथ 1990 में नीलाम घर में लाहौर से मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अगर हम ये कहें कि तारिक अज़ीज़ साहब पाकिस्तान टेलीविज़न पर गेम शो की उन्होंने बुनियाद रखी थी, जिसमें खेल ही खेल में बहुत सारा इल्म या बहुत सारी अच्छी चीज़ें लोगों को सिखाई जाती थी। खेल खेले जाते थे, सवाल जवाब होते थे और इससे वाकई इल्म में इजाफ़ा होता था। मुकाबले भी होते थे ताकि नौजवान नस्ल को अदब और तहज़ीब जो है वो खेल ही खेल में सिखाया जा सके। और फिर वक्त गुज़रता रहा, चैनल्स की भरमार होने लगी जिनसे बेहतरी की उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन अफसोस उन नए चैनल्स ने बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी को फ़रोग़ देना शुरू कर दिया। हाय रे किस्मत, उर्दू ज़ुबान का बिगाड़ यहीं से शुरू हुआ। लिटरेचर की मौत हो गई। वो जो कहते हैं ना, उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। ख़बरें पढ़ने का अंदाज़ बदलने लगा। वो लोग ख़बरें पढ़ने लगे जिनकी ना तो अंग्रेज़ी सही थी ना ही उर्दू। ख़बरें पढ़ने के लिए उर्दू ज़ुबान पर अबूर हासिल होना बहुत ज़रूरी था, या फिर जो भी न्यूज़कास्टर होती थी, चाहे वो इंग्लिश की न्यूज़कास्टर हो चाहे वो उर्दू की, जिस भी ज़ुबान में वो ख़बरें पढ़ती थी उनके ऊपर उनको अबूर हासिल होना बहुत ज़रूरी हुआ करता था। लेकिन प्राइवेट चैनल्स के आने के बाद ये सब चीज़ें बिल्कुल नापैद होती चली गई। गेम शोज़ की भरमार शुरू हुई, लेकिन ऐसे ऐसे बाकमाल, जाहिल, कोयला नुमा हीरे होस्ट हमारे सामने आए जिन्होंने आवाम को भिखारियों की तरह तहाइफ मांगने की आदत डाल दी। ख़वातीन और हजरात से ऐसी ऐसी अजीबो गरीब हरकत और सकनात करवाई जाने लगी। बच्चों और बच्चियों को नचवाना शुरू कर दिया गया। फल फ्रूट ऐसे खिलाए जाने लगे उन गेम्स शो में कि आम के आम और गुठलियों के दाम हो गए। बात जो है वो अबे और तबे तक आ पहुँची और यूँ हमारी तहज़ीब व तमद्दुन, सकाफ़त, अदब और लिहाज का जनाजा निकल गया। और पता ये चला कि एक बला है जिसे कहते हैं TRP। ये सारी खुराफात जो की जाती हैं वो चैनल्स पर TRP के लिए की जाती हैं, और चैनल्स और मार्केटिंग के जो लोग हैं वो जानबूझकर ये सब बंदरों वाले तमाशे इंसानों से करवाते हैं और होस्ट्स को ऐसी बदतमीज़ियाँ करवाने के लिए लाखों रुपए
दिए जाते हैं, अदा किए जाते हैं। और फिर उन्हीं चैनल्स और मार्केटिंग ने ड्रामे का भी सत्यानाश कर दिया। स्क्रिप्ट्स की उर्दू हर गुज़रते दिन के साथ बिगड़ने लगी और हमारी कौमी ज़ुबान में इंडियन ज़ुबान और न जाने कौन कौन सी मिज़ाहिया किस्म की ज़ुबानें शामिल होने लगीं। मैंने ये नहीं किया की जगह मैंने ये नहीं करा बोला जाने लगा। लिखने वाले भी बस पैसा कमाने की दौड़ में जुट गए। ना वो डायरेक्टर्स रहे, ना ही प्रोड्यूसर्स और ना ही स्क्रिप्ट्स और ना ही कहानियाँ। हर ड्रामा मोहब्बत और शादी से शुरू होकर तलाक पर ख़त्म होने लगा। मिज़ाह में भी गालम गलोच शुरू हो गई और इसी पर लोगों ने हंसना भी शुरू कर दिया। चैनल्स में या इदारों में पर्चियों पर, सिफारिशों पर या फिर ठरकपन पर लोगों को नौकरियां मिली, तो आजकल के नौजवान बच्चे और बच्चियां जो अंग्रेज़ी ज़ुबान को अपनी कौमी या मादरी ज़ुबान समझते हैं और मुंह टेढ़ा कर कर के अंग्रेज़ी बोलते हैं, जिन्हें उर्दू ज़ुबान के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उन्हें कंटेंट में रखा जाने लगा और जितने भी स्क्रिप्ट्स या ड्रामाज लिखे जाते थे वो उनके ज़रिए अप्रूव होने लगे। जब इस तरह के बच्चे और बच्चियां जिनकी अंग्रेज़ी तो अंग्रेज़ी खैर उर्दू भी ख़राब हो, तो जब इस तरह के लोग कंटेंट में रखे जाएंगे और चैनल्स पर ऐसे लोगों को किसी भी वजह से, पैसे कम होने की वजह से या सिफारिश होने की वजह से या पर्ची होने की वजह से या और भी किसी वजह से, फ़र्क भी हो सकती है, किसी भी वजह से जब नौकरियां मिलेंगी और वो लोग जो इन सब चीज़ों को डिज़र्व करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने मास्टर्स किए हुए हैं या ग्रेजुएट्स हैं, और उनकी उर्दू बहुत अच्छी है, उनका अदब से ताल्लुक़ रहा है, वो किताबों को पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, तो फिर ऐसे लोगों का हक़ जो है वो मारा जाता है। एक वक्त था कि हमें जो हमारा ड्रामा था या हमारी बहुत सारे ऐसे शोज़ थे, कॉमेडी शोज़ भी थे जिसमें बहुत तमीज़ वाले शोज़ थे, जैसे कि शकील सदीकी साहब, उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, अनवर मकसूद साहब, इनके लिखे हुए जितने भी शोज़ हुआ करते थे वो बहुत ही मज़ेदार और वाकई उसके ऊपर या उन जो भी थिएटर था, स्टेज था, उसके ऊपर बहुत हंसी आया करती थी, लोग बहुत इन्जॉय किया करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थिएटर का भी बेड़ा गर्क होता चला गया, जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि हमने अपने जितने भी ऐसे शोबे थे ना, उनको हमने जानबूझकर बिगाड़ा और हम उसको बिगाड़ते ही चले गए। अच्छाई की अब उम्मीद की तो जा सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ चेंज करना होगा। हमें अपनी सोच चेंज करनी होगी। हमें जो अपनी सकाफ़त है, अपनी जो रिवायात हैं, वो हमें सामने लानी होंगी, क्योंकि मेरा ख़्याल में अब तो ड्रामा भी इस काबिल नहीं लगता कि शायद हम अपने बच्चों के साथ बैठकर आराम से वो ड्रामा भी देख सकें, क्योंकि बहुत ही अजीब-अजीब सी कहानियाँ और बहुत ही अजीब-अजीब से टॉपिक्स जो हैं वो ड्रामा में अब शुरू हो गए हैं। हाल ही में जो एक टर्की का ड्रामा दिखाया गया, तो उसके ऊपर भी लोगों ने बहुत सारी बातें की। ख़ैर बहरहाल मेरा ख़्याल में कि कंटेंट जो है अगर अच्छा हो तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लोगों को मजबूर नहीं कर सकते टीवी के आगे बिठाने के लिए, अगर आपका कंटेंट मज़बूत हो। और अगर आपका कंटेंट ही बिल्कुल ज़ीरो हो, तो फिर आप जो है वो, और अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ़ आप औरत को रुला के, औरत के ऊपर ज़ुल्म दिखा के आप लोगों को ड्रामा देखने पर मजबूर कर देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें अपने ड्रामे को, अपने स्क्रिप्ट्स को चेंज करना होगा। हमें अपनी न्यूज़ की तरफ और अपने उर्दू लैंग्वेज जो हमारी कौमी ज़ुबान है, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और उसके लिए हम सबको ये चाहिए कि हम जो अपने खुद भी हम ये चीज़ घर में भी कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं मुझे बहुत शौक़ था खबरें पढ़ने का, और जब मैंने शोबिज़ में आने का इरादा किया था, तो उस वक्त मैं अखबार लेकर आईने के सामने बैठकर पढ़ा करती थी। यानी कि मैं ये तसव्वुर करती थी कि मैं एक न्यूज़ कास्टर हूँ। तो इस तरह से अगर आपको भी शौक़ है, पैशन है, तो बजाय कोई शॉर्टकट अपनाने के, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे उसके लिए, उसे हासिल करने के लिए, थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सी किताबों के ऊपर आप अगर पढ़ेंगे उर्दू को सही करने के लिए या इंग्लिश को सही करने के लिए, तो मेरा ख़्याल में हम अपनी कौमी ज़ुबान को, जो कि पड़ोसी मुल्क में भी
سمجھا جاتا تھا کہ ہماری اردو بہت اچھی ہے، لیکن ہم نے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کو بگاڑ لیا۔ بہرحال ٹائم ہے ابھی بھی سوچنے کا اور صحیح کرنے کا، اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ خیر، ان چینل والوں کو تو ہم سمجھا نہیں سکتے، کیونکہ ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ٹی آر پی۔ ٹی آر پی جو ہے نا، یہ ایک ایسی مہلک چیز ہے جس نے ہمارے چینلز کا ستیہ ناش مار دیا۔ تو طارق عزیز صاحب جیسے لوگ، یا جتنے بھی ہمارے رائٹرز، ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی کتابیں موجود ہیں۔ ہمیں ہمارا ایک اور جو وجہ بیڑا غرق ہونے کی ہماری زبان کی اور ہماری سب چیزوں کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو گوگل کے اوپر ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے۔ ہم فون کے ہاتھوں محتاج ہو گئے ہیں، ہر چیز ہم اپنے فون کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ فون تو صرف کال کرنے کے لیے تھا، صرف خیریت دریافت کرنے کے لیے یا کسی ایمرجنسی کے لیے ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب سے یہ سب انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں شروع ہوئیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کتابوں سے اور ادب سے دور ہوتی چلی گئی، اور ایسے لوگ جو ہمارے لیے استاد کا درجہ رکھتے تھے، جن سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے تھے، وہ بھی کہیں چھپتے چلے گئے، کہیں انہوں نے بھی اپنے کچھ اور طریقے اپنا لیے اپنی زندگی کو گزارنے کے، جیسے کہ طارق عزیز صاحب تھے جنہوں نے بعد میں سیاست جوائن کر لی۔ لیکن ان کی جو کتابیں، جو لٹریچر ان کا موجود ہے اس وقت ہمارے پاس فارچونیٹلی، تو ہم اسے ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گی کہ پلیز کتابوں کو پڑھنا شروع کیجیے۔ اپنا فون، جو آپ فون کے اوپر جو اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ اگر ہم کتاب سے کچھ حاصل کریں گے، اس سے ہماری اردو بھی بہتر ہوگی، ہمارا ایکسنٹ اردو کا، ہمارا لہجہ جو ہے وہ بھی بہتر ہوگا، اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ تو خواتین و حضرات، ہماری جو بچے ہیں وہ کتابوں سے بہت دور ہو گئے ہیں، کوشش کیجیے انہیں کتابوں تک واپس لانے کی۔ میری یہ ویڈیو آج اختتام کو پہنچتی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اگر پسند نہ آئے تو آپ ناپسند بھی کر سکتے ہیں، اور مجھے بتائیے گا کہ کیا چیز آپ کو اچھی یا بری لگی کامنٹ میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سباحت بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔